आज हम देखेंगे अक्षांश देशांतर के बारे में, क्योंकि ज्योग्राफी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे समझे बिना आप ज्योग्राफी नहीं समझ सकते। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अक्षांश एवं देशांतर। क्या? अक्षांश एवं देशांतर। इंग्लिश में बोले तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्हें? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और हिंदी में कहते हैं अक्षांश एवं देशांतर। अगर दो शब्दों में परिभाषा की बात की जाए तो क्या होता है अक्षांश एवं देशांतर? तो ग्लोब पर स्थित जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें ही अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देखिए ये काल्पनिक रेखाएं ये सिर्फ ग्लोब पर पाई जाती हैं, लेकिन आप रियल जिंदगी में ढूंढोगे ना तो ऐसी कोई रेखाएं आपको नहीं मिलेंगी। तो चलो देखते हैं क्या होती हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अक्षांश रेखाओं की। किसकी चर्चा करते हैं? अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? देखिए मैं एक बात बता दूं आपको कि ये मान लो एक अपना हो गया ग्लोब। क्या हो गया? ये अपना ग्लोब, पृथ्वी हो गई अपनी, ठीक है, ये हो गई अपनी पृथ्वी या ग्लोब। तो इस ग्लोब पर दो प्रकार की लाइन होंगी, एक आड़ी होंगी और एक खड़ी होंगी, ठीक है। कुछ लाइनें आड़ी रहेंगी और कुछ लाइनें खड़ी रहेंगी। तो मैं आपको सिंपल सी एक बात बता दे रहा हूं जिससे आप आसानी से याद रख पाओगे। ये शब्द पकड़ो, क्या है ये? आ। क्या है? आ। और ये कितने प्रकार की लाइन है? दो प्रकार की, एक खड़ी है और एक आड़ी है। तो आड़ी लाइनों को अक्षांश कहा जाता है। आड़ी लाइन अक्षांश, दोनों आ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आड़ी अक्षांश है तो फिर खड़ी क्या होंगी? देशांतर, क्योंकि दो तो हैं ही, ठीक है। तो उनमें से हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर आड़ी लाइनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? आड़ी लाइनों की, मतलब अक्षांश की। इंग्लिश में बोले तो लैटिट्यूड। ये हो गई अपनी पृथ्वी। क्या हो गई? पृथ्वी। अब पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी है। देखने में लग ही रहा कि आड़ी है, तो कौन सी होगी? अक्षांश, ठीक है। कौन सी होगी? अक्षांश, ठीक है। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी, आड़ी है तो समझ गए कि अक्षांश है। अब प्रत्येक अक्षांश पर कोई ना कोई एक नंबर होता है, ठीक है। तो इस पर भी कोई ना कोई नंबर होगा, लेकिन ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से है, सेंटर से, इसलिए इसे कहा जाता है जीरो अक्षांश। क्या कहा जाता है? जीरो अक्षांश। अच्छा देखने में ऐसा नहीं लगता कि इसने पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे? बिल्कुल लगता है, ठीक है। तो इसने इस पृथ्वी को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। तो जो पृथ्वी यानी कि गोले के समान है ना, कैसी है? गोला है। और गोले को इस लाइन ने क्या कर दिया है? आधा। क्या कर दिया है? आधा। लो ये मैंने लिख दिया आधा। दोनों को जोड़कर देखो क्या बनेगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा गोलार्ध। क्या बन जाएगा? गोलार्ध, ठीक है। तो मतलब ये है कि जीरो अक्षांश रेखा ने, ठीक है, किसने? जीरो अक्षांश रेखा ने पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट दिया। अब वो गोलार्ध कौन कौन से हैं? देखो बेसिक सी चीज है, बचपन से ही पढ़ा है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, दिशा की, तो इस तरफ होता है पूर्व और इस तरफ होता है पश्चिम, इस तरफ होता है दक्षिण और इस तरफ होगा उत्तर, ठीक। तो यहाँ पर दो भाग हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा? उत्तर, और नीचे वाला दक्षिण। तो नीचे वाला हो गया दक्षिण और ऊपर वाला हो गया उत्तर। क्या है ये? गोलार्ध। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। इंग्लिश में बोले तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। क्या कहेंगे इसे? दक्षिणी गोलार्ध। तो मतलब ये है कि पृथ्वी को इस जीरो अक्षांश ने दो गोलार्धों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो। एक चीज और देखो, हर एक मतलब हर एक वस्तु या विषय वस्तु के कुछ ना कुछ पर्यायवाची होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पृथ्वी के भी होंगे, जैसे कि धरा, वसुंधरा, ठीक है, भू आदि। तो उनमें से एक पर्यायवाची लेते हैं, नाम है भू। क्या है नाम? भू। भू किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। और पृथ्वी के मध्य से, यानी कि भू के मध्य से एक रेखा गुजरती है, ठीक है। पृथ्वी के मध्य से रेखा गुजरती है, तो इसलिए इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। अब इसी को इंग्लिश में इक्वेटर कह देते हैं। इंग्लिश में क्या कह देते हैं? इक्वेटर लाइन, ठीक है।
तो यही होती है जीरो अक्षांश और यही होती है भूमध्य रेखा, इंग्लिश में कह दें इक्वेटर लाइन। तो हाँ, इंग्लिश में इक्वेटर लाइन, हिंदी में भूमध्य रेखा। लेकिन पढ़ कौन सा विषय रहे हो? ज्योग्राफी ना। ज्योग्राफी की भाषा में से विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये सारे के सारे नाम एक ही होते हैं। मैं सबको एक जगह लिख दे रहा हूँ। ठीक है, भूमध्य रेखा यहाँ लिखा रहने दे रहा हूँ और यहाँ इक्वेटर और लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इक्वेटर लाइन, ये हो गया इक्वेटर लाइन। अब देखो ध्यान से समझना, अब ये जीरो है, ये क्या है? जीरो। अब जीरो से जब तुम ऊपर की ओर बढ़ोगे, जीरो से ऊपर की ओर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फलाना ढिकाना बढ़ते जाओगे। ठीक है, वैसे इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने तक जा सकते हैं? तो ये लिमिट है 90। कितने तक जा सकते हैं? 90 तक। तो मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या 90 होती। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 90। और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या, तो दोनों गोले तो से दोनों को आधे आधे में बांटा है ना, तो दोनों सेम रहेंगे। तो यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। ठीक है, यहाँ भी क्या रहेगी? 90 और यहाँ भी 90। तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90, दोनों मिल जाएंगे तो 180 कुल अक्षांश। क्या होगा ये? कुल अक्षांश। ध्यान रखना, कुल अक्षांश कितने हैं? 180। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जीरो से लेकर हम 90 तक चल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं 23 आएगा कि नहीं? कहीं ना कहीं 23 आएगा कि नहीं? और 23 के ऊपर 24 होगा, पक्का होगा ना? तो 23 और 24 के बीच में क्या होगा? जाहिर सी बात है 23.5 क्या होगा? बोलो 23.5। तो अपन मान ले रहे हैं कि ये वो 23.5 रेखा है। ठीक है, ये वो 23.5 क्या है? रेखा है। और किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पर इसे कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। इंग्लिश में बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। अब कईयों को दिमाग दौड़ेगा, सर दक्षिणी गोलार्ध में भी तो होगी। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो मुन्ना, दक्षिणी गोलार्ध में भी होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर वही कंडीशन लग जाएगी, बस थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा। है नाम क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा मकर रेखा। क्या हो जाएगा? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब और आगे चलेंगे तो कहीं ना कहीं फिर 66.5 भी आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, नहीं आएगा? अरे दौड़ के आएगा। ठीक है, तो यहाँ मान लो ये हो गई क्या? 66.5 डिग्री। यहाँ भी ये क्या हो गई? 66.5 डिग्री। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर एक लाइन है जिसका नाम है आर्कटिक। क्या है? आर्कटिक रेखा। पूछ सकता है किस गोलार्ध में है। और नीचे जो लाइन है उसे कहा जाता अंटार्कटिक रेखा। कितने अक्षांश पर है? 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और ये 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आगे बढ़े तो ये मिटा दे रहा हूं मैं, ये तो बेसिक सी चीजें आसानी से आ गई होंगी समझ में। देखो, अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने बता तो दिया कि जो अक्षांश हैं वो कुल 180 हैं, तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जाने में हमें कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? मतलब दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है? तो ये भी लिखा ही लो, समझ ही लो। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। जॉन कहते हैं इसे भैया। क्या कहते हैं? जॉन। मतलब 111 किलोमीटर चलोगे ना तो वो कहलाएगा जॉन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए।
तो चलो अब देखते हैं देशांतर को। किसको? देशांतर। देशांतर की अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूड, ठीक है, तो ये हो गई अपनी पृथ्वी। तो देखिए अक्षांश मतलब आड़ी रेखा है ना, है, तो देशांतर कौन सी? खड़ी रेखा है। लो ये हो गई बीचों बीच से एक खड़ी रेखा, अक्षांश बीचों बीच से गई थी तो अपन ने कहा था जीरो अक्षांश, ठीक है, क्या कहा था? जीरो अक्षांश। देशांतर बीचों बीच में है तो इसे क्या कहेंगे? जीरो देशांतर। क्या कहेंगे? जीरो देशांतर। उसने दो गोलार्धों में बांट दिया था ग्लोब को, ये भी क्या करेगी? दो गोलार्धों में। बस फर्क कितना है कि ये गोलार्ध इस तरफ वाला मतलब इस तरफ वाला पूर्वी रहेगा, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, क्या रहेगा? पूर्वी गोलार्ध, ध्यान रखना ये कहलाता पूर्वी गोलार्ध, और इस तरफ वाला कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। ये पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, यहां भी रहेगा तब भी पूर्वी रहेगा। ये मत समझना कि बीचों बीच में पूर्वी, ऐसा नहीं रहता। पूरा ही क्षेत्र है वो पूर्वी गोलार्ध और ये पूरा क्षेत्र पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए और जो भी भूगोल वेत्ता थे उन्होंने लगाया अपना होशियारी वाला दिमाग और कहा कि देखो ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है ना, तो कहा इससे ना अपन पूरी दुनिया का क्या बनाएंगे? टाइम बनाएंगे। चलो भाई बना लो टाइम, ठीक है। तो इसका उन्होंने एक नाम रखा, कहा कि इसका नाम होगा GMT, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या? ग्रीनविच मीन टाइम। अब ये नाम कैसे पड़ा? देखो ये जो रेखा है ना कुछ देशों से होकर गुजरती है, जैसे मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, जैसे इंग्लैंड हो गया, स्पेन हो गया, घाना, टोंगा, बुर्किना फासो, माली, इन देशों पे से होकर क्या करती है? गुजरती है। तो उनमें से इंग्लैंड, कहाँ? इंग्लैंड मान लो ये इंग्लैंड हो गया। इंग्लैंड मतलब क्या? इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके, उसी का जो हिस्सा है, ठीक है, इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में एक वेधशाला है जिसका नाम था ग्रीनविच, ठीक है, उसी वेधशाला से ये रेखा गुजरती थी, तो उसी को दुनिया का क्या मान लिया? केंद्र मान लिया और इसका नाम रख दिया GMT। GMT का फुल फॉर्म होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, GMT का फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। इससे पूरी दुनिया का क्या बनता है? टाइम बनता है। अब भी बना के बता दूंगा, इजी है। चलो तो अब देखिए ये जीरो है, तो इस तरफ बढ़ेंगे तो संख्या बढ़ती जाएंगी ना, जीरो के बाद 1 2 3 4 फलाना ढिकाना ऐसे बढ़ती जाएंगी, और इस तरफ बढ़ेंगे तब भी बढ़ती जाएंगी। और एक चीज और, यहां से बढ़ेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से भी 1 2 3 4। तो ये पृथ्वी तो गोल है ना, यहां से बढ़ते हुए जाएंगी तो उस तरफ जाकर दोनों मिल जाएंगी, ठीक है, उस तरफ जाकर दोनों मिल जाएंगी। तो मान लो ये पृथ्वी का एक सामने वाला साइड है जहां जीरो अक्षांश हमको दिख रही है, और यहां मैं एक छोटा सा ग्लोब और बना दे रहा हूं। ये मान लो पृथ्वी का उस साइड वाला भाग है जो हमें यहां से नहीं दिख रहा, तो वहां से भी एक रेखा गुजरती उस साइड से, जिसे कहा जाता है 180 देशांतर, ठीक है, 180 देशांतर, ठीक है। 180 यामोत्तर भी कह देते हैं इसे। क्या कह देते हैं? 180 यामोत्तर, 180 यामोत्तर, 180 यामोत्तर। आप कहोगे सर ये क्या काम पड़ती? अरे टाइम बनाती GMT और डेट बनाती है 180, इसीलिए इसे IDL कहा जाता है। IDL मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन। कैसे? IDL, ठीक है, 180 यामोत्तर। ये हो गए जीरो, इसके जस्ट उस साइड, पृथ्वी के इस साइड जीरो है और उस साइड क्या है? 180। इससे क्या बनता है? डेट बनती है, और इससे क्या बनता है? टाइम बनता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है GMT का ग्रीनविच मीन टाइम, और IDL का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इससे बनती डेट और इससे बनता है समय। अब बात करते हैं कि ये गिनती आप लिख रहे हो ये कितने तक जा सकती हैं, तो कितने तक जा सकती हैं? अगर समझदार हो तो समझ गए होगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 180 से आगे जा ही नहीं सकती। इस तरफ से जाओगे तब भी 180 और इस तरफ से जाओगे तब भी 180, तो यहाँ 180 और यहाँ 180, ये दोनों 180 जाकर वहाँ एक हो जाते हैं, ठीक है, उस तरफ जाकर। उसी को हम आइडियल कहते हैं। तो सुनो, इस तरफ 180 और इस तरफ 180, तो कुल मिला के यही हुआ ना कि पूर्वी गोलार्ध में कितनी? पूर्वी गोलार्ध में
180, और पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध में 180। तो कुल देशांतर 360, ठीक है, कुल देशांतर कितनी, 360। चलो फिर उसके बाद एक चीज और लिख दे रहा हूं मैं यहीं पर, दो देशांतरों के बीच की दूरी, ठीक है, ये मान लो 1 है और ये 2 है, तो यहां से यहां तक जाने में तुम्हें रियल दुनिया में कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी, ठीक है, कितनी होती है, 111.2 किलोमीटर, ठीक है, 111.2 किलोमीटर। इसे गोरे कहा जाता है, और उसे कहा जाता है जोन, ठीक है, गलती की बनाने वाले ने, इसे काले कहना, इसे गोरे उसे काले कहना था, तो गोरे काले हो जाते, ठीक है। खैर इसे गोरे कहा जाता है और उसे कहा जाता है जॉन। तो यहां तक उम्मीद करता हूं समझ गए होगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जब तक, ठीक है, और फिर इसके आगे चर्चा करते हैं अपन। तो चलिए अब देखते हैं कि टाइम कैसे निकाला जाता है। तो ये अपना ग्लोब हो गया, मैं छोटा सा बना दे रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि इसमें बस हमको दो चीज याद रखनी है, ठीक है। बीचों बीच से एक लाइन गुजरी है, कौन सी गुजरी, अब पता तो चल गया ना कौन सी लाइन गुजरी है, GMT, कौन सी, GMT, ठीक है। यही पूरी दुनिया का क्या करती है, टाइम निर्धारित करती है। अब टाइम कैसे निर्धारित होता है, प्रत्येक देश को, ठीक है, प्रत्येक देश को एक देशांतर चुनना पड़ता है, ठीक है, मतलब प्रत्येक देश को एक देशांतर चुनना पड़ता है, और उस देशांतर पर जितना टाइम हुआ है वही उस देश का टाइम होता है। तो देखते हैं भारत ने कौन सा देशांतर चुना है और हम GMT लाइन से कितने घंटे आगे या पीछे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये निकालते कैसे हैं, सबसे पहले तो ये देखो, अब देशांतरों की संख्या कितनी, 360, अभी मैंने बताया देशांतरों की संख्या कितनी, 360, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी 360 डिग्री कितने घंटों में घूम जाती, 24 घंटों में। मतलब ये है कि भाई 24 घंटे में जो पृथ्वी है ना 360 देशांतरों को क्रॉस कर लेती, ठीक है, पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतरों को क्रॉस कर लेती। तो मुझे एक बात बताओ, फिर एक घंटे में कितने देशांतरों को क्रॉस करती, तो इसे काट दो, ठीक है, इसे काटेंगे, जैसे 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, ठीक है, और ये आ गया 15, कितना आ गया, 15। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 15 देशांतर पृथ्वी 1 घंटे में पार करती है, पृथ्वी 1 घंटे में पार करती है, घंटे में पार करती है, ठीक है। 15 देशांतर पृथ्वी कितने घंटे में पार कर लेती है, 1 घंटे में। अब हम देखते हैं कि मान लो GMT लाइन पे, मान लो गणित के स्टूडेंट हो ना, जैसे गणित में मानते हैं चंदू के पापा X और मम्मी Y है, ठीक है, तो ऐसे ही मान लो, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो गई, GMT। अब यहां पर मान लो GMT लाइन पर 12 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 12, और अपना इंडिया किस तरफ है, इस तरफ है, पूर्वी गोलार्ध में, किस तरफ है, पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ, ठीक है, कहाँ है, यहाँ पर अपना इंडिया हो गया, ये अपना क्या हो गया, इंडिया, किस गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। हाँ, और एक चीज और ध्यान रखना, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये अपनी जो पृथ्वी है ना, इसके पूर्वी गोलार्ध में कोई देश हुआ तो टाइम प्लस होता है, क्या होता है, टाइम प्लस होता है, और पश्चिमी गोलार्ध में कोई सा देश हुआ तो टाइम माइनस होता है। ये चीज ध्यान रखना, पूर्वी गोलार्ध में हुआ तो प्लस, पश्चिमी गोलार्ध में हुआ तो माइनस, ठीक है, पूर्वी में प्लस, पश्चिमी में माइनस। तो हमारा जो भारत है किस गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, तो टाइम कैसा होगा, प्लस। अब मान लो यहां बज रहे हैं 12 GMT लाइन पर, ठीक है, GMT लाइन पर बज रहे हैं 12। तो मैंने अभी बोला था कि प्रत्येक देश को एक देशांतर लेना होता है, तो हमारे भारत ने कौन सा लिया, तो भारत ने जो देशांतर लिया है ना, भारत ने जिस देशांतर को लिया वो है 82.5 डिग्री, कितने डिग्री, 82.5 डिग्री। अच्छा चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री चल रही है, 15 देशांतर चल रही है, 1 घंटे में
15 चल रही है, तो 82.5 देशांतर कितने घंटों में चलेगी? ठीक है, तो 15 का इससे क्या कर दो, भाग दे दो। 15 का भाग दोगे 15, तो 15 से काटोगे 15, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, बचे कितने, 7.5, फिर 15, 7.5 क्या, 15 के आधे तो होते, तो आधा बार और चला जाएगा। ये निकल के आ गया। इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, 5 घंटे 30 मिनट, क्योंकि इसका अर्थ आधा होता है ना, और आधे घंटे को हम कैसे लिखते हैं, 30 मिनट ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये 5.5 घंटे निकल के आ गया। लेकिन ये निकल तो गया, यहां पर 12 बज रहे हैं, तो कैसे पता करें कि हमारे यहां इतने बज भी रहे? ये इतना इसके समय में, जीएमटी के समय में और भारत के समय में इतने का अंतर है। किसका है, जीएमटी के, मतलब जीएमटी के समय में और भारत के समय में 5.5 घंटे का अंतर तो है, लेकिन इसे अब प्लस करना है या माइनस, तो ये हमें बताता है गोलार्ध। अगर आप पूर्वी गोलार्ध में हुए तो प्लस कर देना, और पश्चिमी में हुए तो माइनस। तो इस समय को क्या कर दो, इस समय में प्लस कर दो, क्या कर दो, प्लस। तो मान लो जीएमटी लाइन पर अगर 12 बज रहे हैं ना, तो भारत में 5:30 हो रहे हैं। कैसे, क्योंकि 12 इसमें प्लस करोगे ना तो कितने बज जाएंगे, 12 में ये प्लस करोगे ना 5.5, तो कितने बजेंगे? ठीक है, कितने होंगे, 5:30 ही होंगे। या एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं अगर समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, अब पाकिस्तान का उदाहरण ले रहे हैं। किसका, पाकिस्तान का। पाकिस्तान का समय, पाक का समय 75 देशांतर से लिया गया। कहां से लिया गया, 75 देशांतर से लिया गया। और यहां 12 नहीं बज रहा है, यहां मान लो 2 बज रहे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान यहीं भारत से लगा हुआ है, तो वो पूर्वी गोलार्ध में है ना। अब देखो ध्यान से, यहां बज रहे हैं 2, अब इसमें 2 सबसे पहले 15 का भाग दोगे तो 15 पंजे 75, 5 आ गया। ठीक है, अब यहां बज रहे हैं 2, और मतलब पाकिस्तान के समय में और जीएमटी के समय में 5 घंटे का अंतर है, 5 घंटे का अंतर है। और पाकिस्तान पूर्वी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। तो टाइम कर दो प्लस, 5 जोड़ दो 7 में, 5 जोड़ दो 2 में, तो 2 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7। कितने हो जाएंगे, 7। मतलब ये है कि जिस समय जीएमटी पर 2 बज रहे होते हैं, पाकिस्तान में शाम के 7 बज रहे होंगे। ठीक है, और क्योंकि 5 घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर, और हमारे यहाँ उस समय मतलब इंडिया में 7:30 हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे, हाँ क्या हो रहे होंगे, 7:30। ठीक है, शाम के कितने हो रहे होंगे, शाम के 7:30 हो रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है समय। और डेट की अगर बात करें, ठीक है, तो डेट की अगर बात करें तो वो एकमात्र लाइन है जो ग्लोब पर आड़ी टेढ़ी खींची गई है। ठीक है, ग्लोब पर कैसे खींची गई है, आड़ी टेढ़ी, उसे आइडियल लाइन कहा जाता है, और 180 डिग्री देशांतर से वह खींची गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आगे भारत का भूगोल अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक।